जय हिंद। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद कोई भी संविधान का विद्यार्थी पुनः संविधान की पुस्तक खोलने के लिए मजबूर हुआ होगा। हम सब जानते हैं, भारतीय लोकतंत्रीय व्यवस्था में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को 3 अलग अलग काम दिए गए हैं। विधायिका का काम है विधेयकों को बनाना, न्यायपालिका का काम है उस विधेयक की समीक्षा करना, क्या यह विधेयक संविधान सम्मत है, और कार्यपालिका का काम है उस विधेयक को व्यवहारिक रूप से अमलीजामा पहनाना। हम बात कर रहे हैं कि क्या यह विधेयक संविधान सम्मत है। मैं पिछले 3 घंटे से इसी के तर्क में कुछ पुस्तकों को खंगाल रहा था। कोई विधेयक संविधान सम्मत बना है, इसको 3 आधारों पर खारिज किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आधार है विषय वस्तु। यदि कोई विधेयक हमारे नागरिक मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, तो उस विधेयक का वह भाग जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, वह खारिज स्वतः ही हो जाएगा। दूसरा, क्या वह विधेयक जो केशवानंद भारती केस के बाद हमारे संविधान का एक अटूट अंग बना, जिसे हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, यदि कोई विधेयक इस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश करता है, तो वह विधेयक भी टिक नहीं सकता और वह विधेयक खारिज होगा। तीसरा तर्क इसमें निकल कर आता है, यदि कोई विधेयक, क्योंकि भारत एक फेडरल स्टेट है, राज्यों की अपनी एक भूमिका है, उस भूमिका में दखलंदाजी करता है, राज्यों की शक्तियों में हेरफेर करता है, तो उस विधेयक की समीक्षा भी होगी। मैंने सर्वोच्च न्यायालय में जो पिटीशन आई, वह मुख्यतः इसी विषय को लेकर आई। इसको थोड़ा गहराई से अध्ययन करने के साथ साथ इसके पक्ष में मैंने कुछ तर्क निकाले हैं। अनुच्छेद 246 जो सेंटर स्टेट रिलेशन को तय करता है, उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। तो मैंने जिस आधार पर यह विधेयक बने हैं उसका थोड़ा खाका उठाकर देखा, तो पाया कि स्टेट लिस्ट की जो 14 नंबर सूची है वह एग्रीकल्चर, 26 नंबर सूची ट्रेड एंड कॉमर्स और 27 नंबर सूची वस्तु और वस्तु का वितरण, यह तीनों विषय स्टेट के विषय हैं। लेकिन 1954 के अंदर देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ की आवश्यकता देखी कि हम लैंड रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे स्टेट के अंदर, तो उन्होंने एक संशोधन करा जिसे तीसरा संशोधन हम बोलते हैं। उसके अंतर्गत उन्होंने 33A कंकरेंट लिस्ट का निर्माण किया, जो इन सभी विषयों पर केंद्र को शक्ति प्रदान करती है कि वे भी इन विषयों पर विधेयक, अधिनियम, कानून बना सकते हैं। फिर से हमारे को संविधान की धारा 254 देखनी पड़ेगी, जो बताती है समवर्ती सूची पर बनाया गया कानून राज्य का या केंद्र का, उस पर केंद्र के कानून को प्राथमिकता मिलेगी। फिर मैंने और थोड़ा अध्ययन किया, क्या इस प्रकार से 20 सितंबर 2020 को जो प्रक्रिया राज्यसभा में अपनाई गई, क्या वह भी सर्वोच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है। तो इसमें
अनुच्छेद 122 जो यह बताता है कि संसद में अपनाई गई प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। कुल मिलाकर के मैं यह समझ पाया, जो मेरा अल्प ज्ञान है उसके आधार पर, यह कानून वैधानिक तौर पर सही है। फिर प्रश्न आया कि सरकार के बनाए गए इस कानून पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक क्यों लगाई। इस बात को किसानों के नेता, किसानों के वकीलों ने उन्हें समझा दिया है कि संसद के बनाए गए इस कानून में वैधानिक पक्ष पर हम लोग कहीं टिकते नहीं हैं। संसद के बनाए इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय खारिज नहीं कर पाएगा। इसके लिए अब किसान क्या करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सदस्यीय एक कमेटी का भी गठन करा है। मेरा एक मत है, ये आड़तियों का आंदोलन है, संवैधानिक व्यवस्था इन्हें मंजूर नहीं है। इन्हें अपने लाभ से मतलब है और अपने इस लाभ की पूर्ति के लिए ये लोग इस आंदोलन को अनवरत चलाएंगे। पूरी तरीके से एक्सपोज होने के बाद ये आंदोलन समाप्त होगा। सरकार को चाहिए, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में कहा था, कि सरकार को इसके पक्ष में आम किसानों को खड़ा करना चाहिए। तभी जा कर के शक्ति का जवाब शक्ति से जब होगा तो आंदोलन स्वतः ही समाप्त होगा। धन्यवाद।